नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट 2025 की जो टेस्ट सीरीज है कलाम द्वारा, उसको देख रहे थे अपन ने जो है साइकोलॉजी देख ली, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में उपयोगी है। उसके बाद में 2 क्लासों में अपने जो एसएसटी देख ली, और आज हम लेवल 1 का जो है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस है उसको देखेंगे, और फिर जो है मैथ भी देखेंगे, और साइंस मैथ वाली मैथ और साइंस भी देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और अगर आपको जो है ये सारे के सारे पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें जो है जाकर जो है ज्वाइन हो सकते हो, और वहां पर जो है आपको ये पेपर मिलते जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, उत्तर लगाए हुए हैं क्योंकि जिनसे भी पेपर लिया है उन्होंने पहले ही उत्तर लगा रखे हैं, क्योंकि ऑफलाइन होता है ये पेपर। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, और एकदम अच्छे से जानेंगे हम ईवीएस को। और अपने जो है टॉपिक कवर होंगे इसमें, एक तो परिवार, इसके साथ ही जो आपकी जितने भी जो कुरीतियां हैं, भेदभाव हैं वो, और इसके साथ वस्त्र और पहनावा जो पूरे भारत का आता है। आपके यूएस में जो आपका सिलेबस है उसमें लिखा हुआ भी होगा। तो देखो टॉपिक वाइज होती है टेस्ट सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है, बालक समाज की परंपराएं एवं संस्कार कहां से सीखता है? तो देखो बालक जो है समाज की परंपराएं एवं संस्कार है वो परिवार से सीखता है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखो परिवार जो है अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना है। ठीक है, अंग्रेजी के फैमिली शब्द से, ये 2 भाषाओं से लिया गया है। एक तो लेटिन भाषा से, कौन सी से? लेटिन भाषा से। पूरा डिटेल से जानेंगे, जो है अपना उद्देश्य सिर्फ पेपर करना नहीं, थोड़ा डिटेल से जाना है। लेटिन भाषा का एक शब्द है जो है फेमुलस। क्या है? फेमुलस। ठीक है, दूसरा इस शब्द को लिया गया आपका ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ठीक है, फैमिली शब्द जो है कौन सी? ग्रीक भाषा का एक शब्द है फेमलस। क्या है? फेमलस। इन 2 शब्दों से जो है फैमिली शब्द बना है, ग्रीक भाषा के फेमलस और लेटिन भाषा के फेमुलस से। ठीक है, और इनका जो अर्थ होता है ना फेमुलस का, वो होता है आपका दास, सेवक या नौकर। ठीक है, दास, सेवक या नौकर। तो ये ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बालक जो है समाज की परंपराएं एवं संस्कार जो है परिवार से सीखता है। परिवार जो शब्द है मतलब फैमिली शब्द है, वो लेटिन भाषा के फेमुलस और ग्रीक भाषा के फेमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है जो है दास, सेवक या नौकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें जो है जिन स्टूडेंट ने ये पेपर दिया उन्होंने पहले से ही जो है उत्तर लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें, लेकिन हम डिटेल से जानेंगे। फिर जैविक संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखो जो जैविक संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई होगी आपका परिवार, क्योंकि परिवार आपके सिलेबस में है तो उत्तर भी यही होना है। तो ये भी ध्यान रखना, जैविक संबंधों की पर आधारित सब समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? परिवार। अब देखो परिवार की जो परिभाषा दी गई है ना, उसमें यह कहा है कि परिवार में एक सदस्य नहीं हो सकता। परिवार में एक सदस्य नहीं हो सकता, एक सदस्य नहीं हो सकता, यह बात ध्यान रखना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक सदस्य है परिवार में तो वो परिवार नहीं कहलाएगा। परिवार का कारण क्या? जैविक संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो जैविक संबंध होने के लिए जो है कम से कम कितने चाहिए? 2 सदस्य चाहिए। मतलब परिवार जो है, परिवार में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य। और ध्यान रखना ये दोनों सदस्य पति पत्नी होने चाहिए, पति पत्नी होने चाहिए, या हम कह सकते हैं विपरीत लिंग के होने चाहिए। किसके? विपरीत लिंग के होने चाहिए। ये परिवार की परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि एक सदस्य होता है उसको परिवार नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार जैविक संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, तो कम से कम कितने सदस्य होंगे? 2, और वो दोनों सदस्य पति पत्नी होने चाहिए, मतलब विपरीत लिंग के होने चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना। मतलब परिवार क्या होता है? समाज की जो है केंद्रीय इकाई होता है। समाज की केंद्रीय इकाई का क्या मतलब हो गया? समाज की क्या होता है? परिवार केंद्रीय इकाई होता है। केंद्रीय इकाई का मतलब हो गया जो है परिवार के कारण ही समाज बनता है, मतलब परिवार है तो ही समाज है। तो परिवार है तो समाज क्यों? क्योंकि परिवार जो है जैविक संबंधों पर आधारित है, और परिवार के जो है सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे समाज बना रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में देखो आ गया ना ये क्वेश्चन कि सामाजिक संरचना में परिवार की स्थिति क्या है? तो अभी अपन बात कर चुके, क्या है? केंद्रीय स्थिति है। क्या है? केंद्रीय स्थिति। क्यों? क्योंकि परिवार है तो ही समाज है। तो परिवार जो है वो जैसे जैसे जो है जनसंख्या बढ़ेगी परिवार में, एक परिवार से 2 परिवार होंगे, तो इससे क्या होगा? ये जो है केंद्रीय स्थिति में आता है। तो उत्तर आ जाएगा केंद्रीय स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सारे के सारे जो है ना ये आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर जाके मिल जाएंगे और पेपर पूरे। और दूसरी बात ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें आप। और मैं आपको जो साइकोलॉजी करवाता हूं ना, वो आपकी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में उपयोगी है। और जो सब्जेक्ट है वो आपके जो है लेवल के अनुसार, लेवल 1 में हो, लेवल 2 SST में हो, या फिर आप लेवल 2 साइंस में से हो, तीनों के हिसाब से जो है मैनेज होता रहता है। और ऊपर मैंने जो थंबनेल आती है उस पर लिख देता हूं कि ये क्लास किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की स्थापना का आधार क्या है? संयुक्त परिवार के स्थापना का आधार क्या है? तो औद्योगिकता का तो देखो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, तो व्यक्तिगत, समष्टिवाद और व्यष्टिवाद। देखो संयुक्त परिवार जो होता है ना, संयुक्त परिवार मतलब बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे जो है एक साथ रहते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार की जो परिभाषा जो फिक्स होती है वो ये है कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ निवास करें, पीढ़ियां एक साथ निवास करें। तो ध्यान रखना, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ जो है निवास करें, उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। तो कितनी पीढ़ियां? 3 या 3 से अधिक, ठीक है। तो देखो सारी मिलकर साथ रहती है 3 से 3 अधिक पीढ़ियां, तो वो कहलाती है समष्टिवाद। समष्टिवाद का मतलब हो गया सामूहिकता, सामूहिकतावाद भी कह सकते हो, समष्टिवाद भी कहते हो। तो सामूहिकता तो होनी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ईवीएस में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मस्त एकदम आराम से कर सकते हो। और ये जो है आपकी जो है टास्क टेस्ट सीरीज है ना, जो ऑफलाइन हो रही है कलाम की, इसमें टॉपिक वाइज है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कुछ टॉपिक मिस हो गए, क्यों? क्योंकि वो अगली टेस्ट सीरीज में आएंगे। तो ध्यान रखना, संयुक्त परिवार 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहे उसको कहते हैं। और ये समष्टिवाद यानी कि सामूहिकता पर निर्भर करता है, सामूहिकवाद पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। फिर आता है अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन कि भारत में, एक मिनट, भारत में जो ये अधिनियम है ना, इसके अंतर्गत क्या किया गया? 1929 जो पारित किया गया, उसमें कई बार संशोधन हुआ है कि जो बाल विवाह है ना, उसमें जो है इससे पहले क्या होता था कि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। अब जो बाल विवाह को रोकने के लिए ध्यान रखना, अगर एक बार विवाह हो जाए, मतलब एक बार विवाह हो जाए तो वो वैध माना जाएगा। मतलब ये होता है वैध माना जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो ये नियम था ना बाल विवाह रोकथाम के लिए, जो अधिनियम आया था अवरोधक, उसके जो पहले तो देखो किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब जो है कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मान लो कि कहीं बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, कहीं क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, फिर भी जो है ना आप पुलिस को पता नहीं चला या कैसे भी करके वो विवाह हो गया, ठीक है। और विवाह होने के बाद में अगर पता चलता है कि इसका बाल विवाह हो चुका है, तो उस विवाह को वैध ही माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार अगर विवाह हो गया और पुलिस नहीं रोक पाई किसी कारणवश, तो फिर वो बाल विवाह मान्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, आप 1 साल बाद में ना, 1 साल बाद मतलब 1 साल से पहले तो है शिकायत कर सकते हो, 1 साल बाद शिकायत मान्य नहीं होगी, शिकायत मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। मतलब अगर किसी का बाल विवाह हुआ है और आप शिकायत कर रहे हो, तो वो 1 साल बाद में मान्य नहीं होगी। माने 1 साल के अंदर के मामले की शिकायत मान्य होती है, तो 1 साल बाद में उस विवाह को मान्यता जो है एकदम मिल जाएगी, फिर आप शिकायत भी नहीं कर पाओगे। और एक बार विवाह होने के बाद में उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। वो विवाह होने से पहले रोक दिया वो अलग बात है, उसके बाद में आप नहीं रोक सकते। तो ध्यान रखना, बाल विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो है 1929 में जो है क्या किया गया, अवरोधक अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। बाल विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम प्रयास करने वाले समाज सेवी कौन? हरविलास सारदा। इनका संबंध किस जिले से था? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बाल विवाह रोकथाम के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास करने वाले समाज सेवी हरविलास सारदा थे, उनका संबंध था अजमेर जिले से, ठीक है। ज्यादातर जो है इस प्रकार के जो है संबंध किससे थे? अजमेर जिले से थे, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों का उस टाइम गढ़ हुआ करता था, एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो ध्यान रखना, बाल विवाह का रोकथाम का प्रयास करने वाले समाज सेवी हरविलास सारदा जो है अजमेर जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। ये अच्छा क्वेश्चन है। 98वें क्वेश्चन क्या बोला है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी जो है ऑप्शन नंबर 3, 26 सितंबर 1994 में। कब की गई? 26 सितंबर 1994 में। अब एक जो है आप ध्यान रखना वो है बाल श्रम निषेध व नियमन, निषेध व नियमन
अधिनियम 1986। ठीक है, कौन सा ना, याद सन भी याद रखना, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986। और इसके जो है बाद में इसमें संशोधन कब किया गया, और इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया आपका इसमें 13 मई 2015 को। कब, 13 मई 2015 को। और इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया 2016 को। तो ये ध्यान रखना कि बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 में पारित किया गया, फिर इसमें संशोधन जो लास्ट बार किया गया वो 13 मई 2015 को, जो लागू हुआ 2016 में। ठीक है, और राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से सामाजिक बुराइयां है, मतलब कौन कौन सी जो है सामाजिक बुराइयां। तो सबसे पहले बाल श्रम, तो बिल्कुल सही है। फिर सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा एक प्रकार की होती है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, क्या होती है, बंधुआ मजदूरी। तो ये भी क्या है, आपकी सामाजिक कुरीतियां बुराइयां हैं। फिर एक कन्यावध, तो ये भी है। दास प्रथा भी है। और त्याग प्रथा, त्याग प्रथा मतलब क्या होता है, त्याग देना किसी को। ठीक है, चाहे वो लड़की हो या किसी को जो है जन्म के समय ही त्याग देना या जन्म के बाद में त्याग देना, तो ये क्या कहलाती थी, त्याग प्रथा कहलाती थी। तो ये सारी की सारी जो है आपकी सामाजिक बुराइयां। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 व 5 सारी की सारी सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आती है। देखो लेवल 1 का जो है पेपर इतना इजी ही आता है। फिर सामाजिक बुराइयां पाई जाती है किसमें, केवल एकल परिवार में। ठीक है, एकल व संयुक्त परिवारों में। तो देखो सामाजिक बुराइयां पाई जाना कोई जरूरी नहीं है कि एकल परिवार में पाई जाएगी, और ये भी कोई जरूरी नहीं है संयुक्त परिवार में पाई जाएगी। संयुक्त परिवार होने का मतलब ये नहीं कि उसमें सामाजिक बुराइयां होगी, और एकल परिवार होने का मतलब भी नहीं है। तो कुल मिला के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तो जरूरी नहीं है, शहरी क्षेत्रों में भी पाई जा सकती है। तो क्या होगा, एकल, संयुक्त परिवार, गांव, शहर, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। सामाजिक बुराई जो है गांव, शहर, एकल, संयुक्त परिवार नहीं देखती, वो कहीं भी पाई जा सकती है। किसी की भी सोच किसी भी हिसाब की हो सकती है। तो ध्यान रखना, इसमें सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध हेतु संवैधानिक प्रावधान है। मानव दुर्व्यापार, मानव व्यापार और बलात् श्रम यानी कि बालक को, छोटे बच्चों को जो है कार्य करवाना, उसका निषेध कौन से जो है संवैधानिक प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखाने में जो है, कारखाने होते हैं ना, कारखाने में बालक, जो बालक का मतलब हो गया 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, मतलब जो 14 वर्ष से कम के बालक हैं उनको कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता, कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो ये आपका अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है कि कारखानों में बालकों का जो है कार्य करना निषेध है जो 14 वर्ष से कम है। और अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार और जो बलात् श्रम है उसको निषेध करता है। तो दोनों को ध्यान में रखना है आपको। और एक चीज आप और ध्यान रख सकते हो, जो कारखाना अधिनियम आया था ना, कौन सा कारखाना अधिनियम, वो आया था कब, कारखाना अधिनियम आया था एक, वो भी मैं आपको बता देता हूं, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम आया था एक, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम। और ये आपका आया था कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हो गया अनुच्छेद 23 किस, क्या, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध। और अनुच्छेद 24 में जो है कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है आप कार्य नहीं करवा सकते, ये जो है इसमें वर्णित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ये देखो, ये क्वेश्चन वापस आ गया कि कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया। तो अभी ऊपर बात करके आए कब, 1948 को। कारखाना अधिनियम 1948 को जो है आपका क्या किया गया, पारित। और इसमें क्या प्रावधान था, 15 वर्ष से जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य नहीं करवा सकते आप कारखानों में। ठीक है, संविधान में 14 वर्ष लिखा हुआ था, फिर जो है ये एक नया कारखाना अधिनियम आया इसमें 1948 में। इसमें क्या लिखा है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने में जो है कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, इसके अलावा एक खादान कानून आया था, क्या, खादान कानून, खादान कानून। ये जो है खादान कानून है, इसमें भी क्या लिखा हुआ था कि 15 वर्ष से कम जो है आयु के बच्चे को आप खादान में कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कारखाना कानून कब आया, 1948 में, कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 103। ये देखो आ गया ना वापस वो क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल श्रम निषेध व एवं विनियमन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था।
तो अपन ऊपर बात कर चुके हैं कि ये जो बाल श्रम जो निषेध एवं विनियमन अधिनियम है वो आपका 1986 में आया था। और इसके बाद में इसमें संशोधन हुआ 13 मई 2015 को। ठीक है, ये तो संशोधन हुआ था। इसमें बात लागू करने की है तो लागू ऊपर बात कर चुके हैं, 2016 में हुआ था। तो लागू कब हुआ? ये ऑप्शन नंबर 2, 2016 में इसको लागू किया गया था। तो ध्यान रखना, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम लागू 2016 में हुआ था। ये जो पारित कब हुआ? 2015 में। अगला क्वेश्चन, और सर्वप्रथम जो है 1986 में यह बना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है गुटखे के सेवन से होने वाला रोग। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो गुटखे के सेवन से जो रोग होता है उसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुटखे के सेवन से जो रोग होता है उसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, कौन सा? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन बोल रहा है कि तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसमें निकोटिन एल्केलॉइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन एल्केलॉइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, 1 से लेकर 8% जो है निकोटिन एल्केलॉइड की मात्रा होती है तंबाकू की पत्तियों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में उपयोग में ली जाती है? रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी जो औषधि है वो दर्द निवारक के रूप में उपयोग ली जाती है। तो दर्द निवारक के रूप में जो आपकी औषधि काम में ली जाती है वो है कोडीन। ठीक है, फोलिक अम्ल जो है कब्ज में उपयोग आता है। किसमें? कब्ज में। ठीक है, कब्ज होने वाले जो है ना, जिनके कब्ज रहती है उनके लिए फोलिक अम्ल जो है कार्य करता है। और दर्द निवारक औषधि आपकी कोडीन। ठीक है, कौन सी है? कोडीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। अब देखो अगले जो क्वेश्चन आएंगे ना, 13 क्वेश्चन, वो आएंगे आपके वस्त्र और पहनावे से, जिसमें राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों के भी वस्त्रों को जो है क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि कश्मीर में तेज सर्दी से बचाव के लिए घुटनों तक पहने जाने वाला ऊनी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीर में। ठीक है, पूछा गया है कश्मीर में। देखो राजस्थान के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, सबके आपको वस्त्र ध्यान रखने, और ये आपके टॉपिक जो सिलेबस में है। ठीक है, कश्मीर में तेज सर्दी से बचाव के लिए घुटनों तक पहने जाने वाले ऊनी चोगा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फीरन। क्या कहते हैं? फीरन। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप अदर जो है इनका भी नाम पता चलना चाहिए आपको। सबसे पहले बात करते हैं राहिदा की। राहिदा जो है ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। ठीक है, किस पर पहना जाता है? सिर पर। और कहां पहना जाता है? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि महिलाओं द्वारा सिर पर लद्दाख में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? राहिदा। ठीक है, और कश्मीर में जो ऊनी चोगा पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? फीरन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर 4 की, पांची। पांची जो है ना ये आपका महिलाओं द्वारा ही पहना जाता है, लेकिन ये कहां का वस्त्र है? झारखंड का। ठीक है, ध्यान रखना झारखंड का ये वस्त्र है, सारे याद होने चाहिए आपको। फिर बात आती है मेखला की। मेखला जो है ये आपका असम का है। कहां का? असम का। और ये कमर पर पहना जाता है, और ये भी क्या है? महिलाओं द्वारा ही पहना जाता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। मेखला असम का, फिरन आपका कश्मीर का है जो ऊनी चोगा होता है, और राहिदा होता है आपका महिला द्वारा सिर पर पहना जाता है लद्दाख का, और पांची जो है महिला द्वारा झारखंड में जो है इसको पहना जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से गोवा में पहने जाने वाले वस्त्र का सही प्रकार है। तो देखो गोवा में जो पहना जाता है उसको कहते हैं आप पानो भाजू। क्या कहते हैं? पानो भाजू। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 मुग्गा की। मुग्गा आपका आसाम में पहना जाता है। किसमें? असम में। ठीक है, आसाम या असम। ठीक है, फिर आपके आती है गोचा। गोचा आपका लद्दाख में पहना जाता है। कहां पर? लद्दाख में। और जो महेश्वरी साड़ी है वो मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश की। कहां की? मध्य प्रदेश की। तो ये भी आपको जो है तीनों को ध्यान में रखना है। तो पानो बाजू है वो गोवा का जो है पहनावा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। शराब की लत किससे होती है? शराब की लत किससे होती है? तो ध्यान रखना निकोटिन, कोकीन, कैफीन। तो देखो निकोटिन तो तंबाकू में होता है, कैफीन जो है एक प्रकार से जो है ना मतलब एक हीरोइन टाइप से होती है, और कोकीन भी हीरोइन टाइप से होती है। जो एक कोकीन जो होती है ना वो हीरोइन होती है, जिसको जो एक प्रकार से अफीम का जो एक अलग रूप होता है। जो एथिल एल्कोहल है, शराब मतलब एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल जो है वो शराब की लत का कारण होता है।
मतलब किसी व्यक्ति को अगर शराब की लत पड़ती है तो वो किस कारण की, जो शराब में एथिल अल्कोहल होता है ना, वो उसको लत पड़वाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थानी पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले शेरवानी जैसे वस्त्र को क्या कहते हैं? ठीक है, राजस्थानी पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला शेरवानी जो टाइप का वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा अचकन। क्या होगा? अचकन। फिर देखो बुगतरी, बुगतरी भी क्या है? राजस्थान का ही पहनावा है। किसका? राजस्थान का। लेकिन ये कमर से ऊपर का एक जो है, कमर से ऊपर पहना जाता है, मतलब शर्ट टाइप होता है, एक सफेद कलर का। आपने देखा होगा ये तिरछे बटन लगे होते हैं। ठीक है, आपने जो है राजस्थान के जो है ना, एक जो आपने वीडियो आते हैं ना, उसमें देखा होगा आपने कि जो है पुरुष होते हैं ना कई, वो आपके एक सफेद चोला सा पहन के रखते हैं जिसपे जैसे तिरछे बटन होते हैं, उसको कहते हैं आपका बुगतरी। ठीक है, सफेद कलर का, या ऊपर डिजाइन वगैरह होती है, कलर अलग भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान में जो कमर से ऊपर है ना शर्ट टाइप से तिरछे बटन होते हैं, आपने देखा होगा, वो होती है बुगतरी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है आपकी सूतन। सूतन क्या होती है? सूतन जो है आपका जो है सुतन जो है आपका महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है, और ये पंजाब का है। कहां का? पंजाब का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अचकन जो होती है वो राजस्थानी पुरुषों द्वारा शेरवानी जैसा जो वस्त्र पहना जाता है घुटने तक, उसको कहते हैं अचकन। बुगतरी भी राजस्थान का है, जो कमर से ऊपर तक पहना जाता है। सूतन जो है महिला और पुरुष दोनों का है, और ये पंजाब में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन 111 बोल रहा है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप एक बार स्टार लगा के छोड़ दें, क्योंकि इसका उत्तर रेयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेयन। लेकिन जो कलाम है उन्होंने इसका उत्तर माना नायलॉन 66। क्या माना है? नायलॉन 66। लेकिन उत्तर मेरे हिसाब से इसका रेयन होना चाहिए। बाकी आप कमेंट जरूर करें। 111 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट करें कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, क्या वो नायलॉन 66 है या फिर रेयन। ठीक है, मेरा उत्तर है इसमें रेयन, और कलाम ने माना है आपका नायलॉन 66। तो आप जरूर इसको जो है कमेंट में क्लियर करें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 112। 112 बोल रहा है, घोड़ा, हाथी और मुर्गी के घर क्रमश से क्या कहलाते हैं? तो देखो घोड़े का घर क्या कहलाएगा? अस्तबल कहलाएगा। तो पहला अस्तबल देखो इसमें भी नहीं है, दूसरा अस्तबल इसमें भी नहीं है, शुक्रशाला तो सुअरों का आता है। ठीक है, तीसरे में, चौथे में देखो कोटर है, तो कोटर नहीं हो सकता। अस्तबल जो है पहले सिर्फ और सिर्फ तीसरे ऑप्शन में, तो यही सही होने वाला है। ठीक है, तो घोड़े का तो अस्तबल, हाथी का जो घर होता है या रहने की जगह होती है उसको पील खाना कहते हैं, इंपोर्टेंट बनता है। और मुर्गी का जो रहने का घर या जो आपका पोल्ट्री फार्म होता है उसको दड़बा कहते हैं। क्या कहते हैं? दड़बा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। घोड़ा अस्तबल, हाथी पील खाना, मुर्गी दड़बा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। डॉग फिश का आवास है। डॉग फिश कहां पर रहती है? तो डॉग फिश आपकी समुद्र में रहती है, खारे पानी में रहती है। कहां पर? खारे पानी में। और खारा पानी आपको पता है कहां पर मिलेगा? समुद्र में। तो समुद्री जल का जीव है डॉग फिश। अब देखो ये आपके यूएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114 बोल रहा है कि जलीय ऑर्थोपोडा का श्वसन अंग कौन सा है? जलीय ऑर्थोपोडा यानी जल में रहने वाले जो जीव है, जलीय ऑर्थोपोडा, उनका श्वसन अंग आपको पता है क्लोम होता है, या फिर इसको गलफड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलफड़े। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जलीय ऑर्थोपोडा का श्वसन अंग है क्लोम या फिर गलफड़े। और मानव और पशु पक्षी जो है ना, मानव वगैरह, मानव पशु पक्षी, ये आपके जो है आपके कहां से? फेफड़े से श्वास लेते हैं। कई त्वचा से भी लेते हैं, कई श्वास रंध्र से भी लेते हैं, और गलफड़े से कौन से लेते हैं? जलीय ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस देखो, इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाकर जरूर जुड़ सकते हो। फिर निम्नलिखित में से घर की छत बनाने में कौन सी चीज काम नहीं आती? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लेवल 1 में। देखो अब सबसे पहले रिफोर्स्ड सीमेंट केक्रीट या कंक्रीट लिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, रिफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो ये तो आती है। सरिया तो बिल्कुल आता है, सरिया भी जो है छत बनाने में काम आता है। इमारती पट्टियां भी आती है। ठीक है, कई जो है सरिया डालकर जो है वैसे करते हैं, और कई जो है डायरेक्ट इमारती जो है पट्टियां लगा देते हैं। जिप्सम जो है किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जिप्सम। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं आती है। जिप्सम जो है इसका कुछ भाग जो है आपका सीमेंट में जरूर प्रयुक्त होता है, लेकिन डायरेक्ट जो जिप्सम है वो कहीं काम में नहीं आती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका जिप्सम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी सामग्री घर के फर्श बनाने में, यानी जो आंगन होता है वो बनाने में काम नहीं आती? तो देखो
जो आपके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, सबसे पहला है तो बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर से घर जो आपका फर्श है वो बन सकता है। फिर सिरेमिक टाइल्स, तो इनसे भी बन सकता है। कोटा स्टोन से भी बन सकता है, क्योंकि कोटा स्टोन बहुत प्रचलित हुआ था एक टाइम, आपने देखा भी होगा। फिर आता सॉफ्ट स्टोन, तो इससे नहीं बन सकता। जो सॉफ्ट स्टोन है वो आपका जो है घर का फर्श बनाने के काम नहीं आता, नाम में इसमें जरूर स्टोन है, ये साबुन बनाने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा ये पेंट उद्योग होता है ना, कलर जो बनते हैं, पेंट क्या बनते हैं, पेंट कलर है, ये पेंट पहनने वाली नहीं है, पेंट उद्योग में जो ये काम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 वापस वस्त्रों से है। इस तरफ वस्त्रों का प्रकार, इस तरफ राज्य दिए हुए हैं, आपको क्या है सम्मिलित करना है। तो लिंगजिया आपका हिमाचल प्रदेश का है, तो बिल्कुल सही है। फुलकारी पंजाब की है, तो बिल्कुल सही है। फिर कुंटॉप्स जो है आपका महाराष्ट्र का ना होकर कहां का है, लद्दाख का। कहां का है, लद्दाख का। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि असम्मिलित आपको बताना था। रिनसोसो जो है आपका असम मतलब असम का है, ठीक है। कहां का है, असम का। रिनसोसो कहां का है आपका, असम का। तो ध्यान रखना, कुंटॉप्स है वो आपका लद्दाख का वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 118, शारदा एक्ट के अनुसार स्त्री एवं पुरुष की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है, ठीक है। अभी तो 18-21 है ना आपके, कब कितनी, 18-21। तो जो शारदा एक्ट पारित हुआ था उसमें कितनी थी, तो ध्यान रखना जो शारदा एक्ट है उसके अनुसार जो है आपकी लड़की तो है ना 14 वर्ष और लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए। वर्तमान में आपको पता है 18 की लड़की और 21 का लड़का कर दिया है, पहले 14 की लड़की और 18 का लड़का था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि इस तरफ सूची 1 और इस तरफ सूची 2 दी है। सबसे पहले गुरुपद स्वामी कमेटी ये कब बनी, तो ये आपकी बनी जो है 1979 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये बाल श्रम से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गुरुपाद स्वामी कमेटी किससे संबंधित है, तो बाल श्रम से। और कब जो है ये गठित की गई, 1979 में। फिर है बागान श्रमिक अधिनियम, तो बागान श्रमिक अधिनियम 1951 में आया, तो ये इसका ही सामने ही लिखा हुआ है। फिर आया बाल श्रमिक प्रकोष्ठ, तो बाल श्रमिक प्रकोष्ठ भी कब आया, 1990 में आया, ये भी इसके सामने दिया हुआ है। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी तो कब आया था, 2009 में आया था। तो ये तो वैसे ही क्लियर हो रहा है आपके, चारों के आमने सामने दिए हुए हैं। गुरुपाद स्वामी कमेटी जो बाल श्रम पर थी 1979, बागान श्रमिक अधिनियम 1951, बाल श्रमिक प्रकोष्ठ 1990, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 1 2 3 4 ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं। बात क्या रही है, वातावरण के अनुरूप, यानी जिस वातावरण में रहे उसके हिसाब से ढल जाए, तो इसको कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं, अनुकूलन, मतलब अनुकूलित हो जाते हैं। आपने नाम सुना होगा अनुकूलन, मतलब जिस वातावरण जिस परिवेश में रहे उसके जैसा ही अपने आप को कर लेना अनुकूलन कहलाता है। तो जिस वातावरण के अनुरूप जो है पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाला शारीरिक लक्षण कहलाते हैं अनुकूलन, ठीक है। तो ये आपके ईवीएस के लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम जो गणित के देखो क्वेश्चन आपके सामने है, अगली क्लास में गणित के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, आपको ये पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।